रिलीजियस मूवमेंट के बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बुद्धिज्म के बारे में हमने बात कर ली थी और बुद्धिज्म के बारे में हमने ये सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे कि क्या मेजर टीचिंग्स थी बुद्धिज्म की। कुछ और टीचिंग्स है बुद्धिज्म की जो आप ध्यान रख लीजिए, जैसे प्रतीत्य समुत्पाद इज आल्सो नोन एज हेतुवाद, द थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, एंड क्षण भंगवाद, थ्योरी ऑफ मोमेंटरीनेस और इम्परमानेंस। ये दोनों थ्योरीज क्या होती है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हेतुवाद है, हेतुवाद के बारे में लिखा हुआ है कि थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ भी होता है इस दुनिया के अंदर वो किसी वजह से होता है, वो किसी कारण से होता है। तो ये लिखते थे अपन, एवरीथिंग is because of a logical cause। बस इतना याद रख लेना इसके बारे में। इसके अलावा एक और थ्योरी है क्षण भंगवाद। क्षण भंगवाद की थ्योरी वो थ्योरी है जिसमें ये बताया गया है कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब बहुत ही टेम्पररी है। जो सब हम इमेजिन करते हैं, जो सारी सुख सुविधाएं हम एस्पायर कर रहे होते हैं, ये सब कुछ क्षण के लिए होता है, मोमेंटरी होता है। क्योंकि अगर आप एक यूनिवर्स के तौर पे धरती को देखो तो इस यूनिवर्स में धरती की क्या पोजीशन है, एक दाने के बराबर भी नहीं है, एक तिनके के बराबर भी नहीं है। और अगर उस धरती के ऊपर हम अपने आप को देखें तो हम धरती के ऊपर भी तिनके के बराबर नहीं है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है धरती के ऊपर, ये कुछ करोड़ साल पहले नहीं था और कुछ लाख साल बाद ये सब कुछ नहीं होगा। आज जो आपकी प्रॉपर्टी है, जिस घर में आप रहते हो, आज से 150 साल पहले वो किसी और का घर था, आज से 150 साल बाद वो किसी और का घर होगा। तो इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी टेम्पररी, और इसी को बोलते हैं क्षण भंगवाद। इसके अलावा बौद्ध धर्म में माना गया है कि द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज टू अटेन निर्वाण। एक मनुष्य का अंतिम या अल्टीमेट लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति करना होता है। मैंने आपको बताया था कि गौतम बुद्ध के मन में एक सवाल आया था कि अगर एक दिन हमको मृत्यु को ही प्राप्त करना है तो हम इस जीवन को इतना खुशी से क्यों जीते, व्हाई डू वी रिजॉइस द लाइफ। तो उसका आंसर ये है, उनको जो मिला था आंसर और जो उन्होंने प्रीच किया था, कि इंसान का उद्देश्य है जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाना, जिसको बौद्ध धर्म में निर्वाण भी कहा गया। वैसे निर्वाण गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में तो परम ज्ञान की बात होती है, लेकिन दूसरे इंडिविजुअल के कॉन्टेक्स्ट में निर्वाण का मतलब होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से निकल जाना, जो गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्स्ट में महापरिनिर्वाण होता है। तो यही इंसान की लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है, अल्टीमेट लक्ष्य होता है। अब इसके बाद हम बुद्धिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स के बारे में बात करेंगे। इन्हीं लिटरेचर्स की वजह से हमको बौद्ध धर्म के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त होती है। और इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट लिटरेचर्स आते हैं जिनको त्रिपीटक कहा जाता है। पीटक का मतलब होता है बॉक्स। तो एक क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जो भी प्रवचन देते थे, जो भी उपदेश देते थे, उनको उपदेश देते थे, उनके फॉलोअर्स उनके उपदेशों को जिसको हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स में लिख लेते थे। जैसे ताड़ के पत्ते होते थे तो ताड़ के पत्तों के ऊपर लिख लेते थे, कुछ पेड़ों की छाल के ऊपर लिख लेते थे, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक बॉक्स में रखते थे। उस बॉक्स को पीटक कहा जाता था। तो ऐसे तीन महत्वपूर्ण बॉक्स थे बौद्ध धर्म के अंदर जिनको तीन पीटक या त्रिपीटक कहा जाता था, जिसमें बौद्ध धर्म का पूरा एसेंस है। और उसमें पहला पीटक है विनय पीटक, दूसरा पीटक है सुत्त पीटक। ये सुत्त मतलब संस्कृत के सूत्र से बना है, क्योंकि बौद्ध धर्म की सारी प्रीचिंग्स पाली लैंग्वेज में हुई, तो पाली लैंग्वेज संस्कृत का ये करप्ट फॉर्म होता है, तो सूत्र वहां पे सुत्त बन जाता है। और तीसरा पीटक है अभिधम्म पीटक, जो एक्चुअली अभिधर्म से बना है। अभी पीटक क्या कहते हैं, देखिए विनय पीटक जो है ना वो मॉन्क्स के लिए था। विनय पीटक एक कोड ऑफ कंडक्ट था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो ये चाहते थे कि उनको भी गौतम बुद्ध की तरह परम ज्ञान की प्राप्ति हो। तो फिर गौतम बुद्ध ने उनको कहा कि भाई अगर तुमको मेरी तरह परम ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो तुमको वही सब करना पड़ेगा जो मैंने किया। तो उसका उन्होंने पूरा शेड्यूल जैसा बना के दिया था, एक टाइम टेबल जैसा बना के दिया था कि एक भिक्षु अगर कोई बन रहा है तो वो भिक्षु कब उठेगा, उठने के बाद में कब मेडिटेशन करेगा, कब और कितना भोजन करेगा, कब सोएगा, कहाँ रहेगा। ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए थे, ऑर्डिनरी बुद्धिस्ट के लिए नहीं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए जिन्होंने संन्यास ले लिया है और निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए जो सारे कोड ऑफ कंडक्ट थे वो विनय पिटक के का हिस्सा थे। दूसरा आता है सूत्र पिटक। गौतम बुद्ध अपने प्रवचनों के दौरान, अपने उपदेशों के दौरान बहुत सारे ऐसे वाक्य बोला करते थे, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस बोला करते थे जो वन लाइनर्स जैसे हुआ करते थे, जो अपने आप में बहुत डीप मीनिंग कैरी करते थे। उनके फॉलोअर्स ने उस तरह के वन लाइनर्स को कंपाइल करके एक लिटरेचर क्रिएट किया जिसको सूत्र पीटक कहते थे, और अभिधर्म पीटक या अभिधम्म पीटक पाली में, जहां पे गौतम बुद्ध धार्मिक उपदेश देते थे, रिलीजियस डिस्कोर्स देते थे। उनके अनुयायियों ने उसको कंपाइल करके एक लिटरेचर में क्रिएट किया और उसको अभिधर्म पीटक कहा था। इसी अभिधर्म पीटक का हिस्सा है दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगोत्तर निकाय और क्षुद्रक निकाय। ये सारे के सारे जो निकाय हैं ये सब अभिधर्म पीटक का हिस्सा है। और इसी अंगोत्तर निकाय से, जो अंगोत्तर निकाय है, इसी निकाय से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है 16 महाजनपद की। याद रख लेना कि जो आगे आज का चैप्टर हम पढ़ेंगे महाजनपद, उसके बारे में जो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो अंगोत्तर निकाय से मिलती है। फिर एक लिटरेचर आता है मिलिंद पढ़ो, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद। ये अभी इस लिटरेचर के बारे में मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ, फिर पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इस लिटरेचर के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक्चुअली इस लिटरेचर का क्रिएशन ही पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर हुआ था। तो ये जो मिलिंद पढ़ो है, ये क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद एंड आंसर ऑफ नागसेन। नागसेन नाम के एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो कश्मीर में रहते थे। उसी इलाके का एक इंडो ग्रीक रूलर हुआ करता था मेनांडर। तो एक बार मेनांडर और नागसेन का बड़ा डिबेट हुआ, लाइफ को लेके, रिलीजन को लेके, कर्म को लेके, और नागसेन के जवाबों से वो इतना इंस्पायर हुआ कि उसने खुद बौद्ध धर्म अपना लिया। और वो घटना जो है जिस लिटरेचर के अंदर कंपाइल हुई उसको नाम दिया गया मिलिंद पढ़ो, क्योंकि मेनांडर बौद्ध धर्म अपना के मिलिंद बन गए थे। और मिलिंद पढ़ो का मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंद या क्वेश्चंस ऑफ मेनांडर।
इसके अलावा दीपवंश और महावंश ये कुछ ऐसे लिटरेचर से बौद्ध धर्म के जो श्रीलंका में क्रिएट हुए, क्योंकि आप जानते हो या मैं आने वाले चैप्टर में आपको बताऊंगा कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को श्रीलंका में फैलाया और तब से लेके आज तक श्रीलंका एक बुद्धिस्ट कंट्री है। तो वहां पे भी एंशिएंट टाइम्स में बौद्ध धर्म के कुछ लिटरेचर्स का क्रिएशन हुआ जिसमें हमको बौद्ध धर्म और मौर्य वंश के बारे में काफी जानकारी मिलती है। तो वो दीपवंश और महावंश नाम के लिटरेचर्स हैं। इसके अलावा कुछ संस्कृत लिटरेचर्स भी थे जो बौद्ध धर्म में क्रिएट हुए। वैसे तो बौद्ध धर्म के ज्यादातर लिटरेचर्स पाली लैंग्वेज में क्रिएट हुए जो पिछली स्लाइड में हमने देखे थे, लेकिन कुछ लिटरेचर्स बौद्ध धर्म के संस्कृत में क्रिएट हुए थे। आप सिर्फ उन लिटरेचर्स का नाम याद रख लीजिएगा और उन लिटरेचर्स को क्रिएट करने वाले कौन कौन से स्कॉलर्स थे उनका नाम याद रख लीजिएगा। ये सारे ही लिटरेचर्स के अंदर बौद्ध धर्म से जुड़े हुए उपदेश जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनको कंपाइल किया गया है। आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म का एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बौद्ध धर्म के रत्न कौन कौन से। तो बौद्ध धर्म के तीन इंपॉर्टेंट रत्न, तीन इंपॉर्टेंट ज्वेल्स माने गए हैं। एक तो स्वयं बुद्ध जो एनलाइटेंड है, एक धर्म जो कि डॉक्ट्राइन है उनकी, और एक संघ जहां पे नए बुद्धिस्ट मॉन्क्स ट्रेनिंग करके निर्वाण प्राप्ति की कोशिश करते हैं। तो बुद्धा, धम्मा और संघा या बुद्ध, धम्म और संघ ये तीनों ही बौद्ध धर्म के रत्न माने जाते हैं जिनको बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है बुद्धिस्ट काउंसिल्स। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल के भी कई बार क्वेश्चंस आए हैं। बुद्धिस्ट काउंसिल्स की कुछ ऐसी मीटिंग्स हुआ करती थी जो बड़े बड़े रूलर्स ऑर्गेनाइज करते थे। बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कभी कोई विवाद होता था या बौद्ध धर्म को आगे कैसे बढ़ाना है उसको लेकर कोई मीटिंग होती थी, तो ऐसी मीटिंग्स को बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहा गया। चार बड़ी बड़ी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई भारत में एंशिएंट टाइम्स में। वैसे तो 6 बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई है, लेकिन आखिरी की 2 बुद्धिस्ट काउंसिल्स इंडिया में नहीं हुई थी, इंडिया से बाहर म्यांमार में हुई थी मॉडर्न टाइम्स में, इसीलिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। जो 4 प्राचीन बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई थी उसको अपन देख लेते हैं, कब हुई थी, किसने करवाई थी, उस बुद्धिस्ट काउंसिल को कौन से बुद्धिस्ट मॉन्क ने लीड किया था और उसमें नतीजा क्या निकल के आया था। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 बीसी में होती है जो सप्तपर्णी गुफा राजगृह यानी कि प्रेजेंट डे बिहार में होती है। जिस बुद्धिस्ट स्कॉलर ने इसको चेयर किया था वो महाकश्यप थे। जो रूलर इस बुद्धिस्ट काउंसिल को करवाते हैं उनका नाम अजात शत्रु था और इसका रिजल्ट क्या था, कंपाइलेशन ऑफ सूत्र पिटक एंड विनय पिटक बाय आनंद एंड उपाली। आनंद और उपाली नाम के लॉर्ड बुद्ध के डिसाइपल इस काउंसिल में सूत्र पिटक और विनय पिटक का कंपाइलेशन करते हैं जिसके बारे में अभी अपन ने बात करी। दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल लगभग 100 साल बाद हुई थी जो कि 383 बीसी में हुई थी। चुल्लवांग वैशाली में हुई थी जो कि प्रेजेंट डे बिहार के अंदर है। जो चेयरपर्सन थे वो सब्बकामी थे। जो पैटर्न थे राजा उनका नाम कालाशोक था जो शिशुनाग डायनेस्टी के आखिरी राजा थे। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, इसका रिजल्ट ये हुआ था कि एक पहली बार एक स्लाइट जिसको हम बोलते हैं डिवीजन इन द बुद्धिज्म, स्काइज्म, जिसको डिवीजन जिसका मतलब होता है भेद हुआ था बौद्ध धर्म में, कि बौद्ध धर्म का इंटरप्रिटेशन पहली बार अलग अलग करना शुरू किया था लोगों ने। इसके बाद में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल होती है लगभग 250 बीसी में। ये बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में होती है। इसके चेयरपर्सन मोगलीपुत्र दिस्सा थे और इसके पैटर्न सम्राट अशोक थे। सम्राट अशोक ने ये तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी। इस बुद्धिस्ट काउंसिल में अभिधम्म पीटक का कंपाइलेशन हुआ था और सबसे इंपॉर्टेंट बात उसके बाद लिखी हुई है, डिसीजन टू सेंड मिशनरीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये तय किया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक के द्वारा, कि बौद्ध धर्म को अब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में फैलाना है। तो वो डिसीजन यहाँ पे तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल में लिया गया था। उसके बाद ही सम्राट अशोक ने अपनी बेटी संघमित्रा को साउथ ईस्ट एशिया भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए और अपने बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए। और चौथी और आखिरी बुद्धिस्ट काउंसिल जो भारत में हुई थी वो अप्रोक्सीमेटली 98 एडी में हुई थी। कुंडलवन कश्मीर की वादियों में हुई थी। इसके चेयरपर्सन वसुमित्र और अश्वघोष दोनों हुआ करते थे, लेकिन अगर आपको एक ही चॉइस आती है कि किसको चूज करना है तो फिर वसुमित्र को चूज करना, लेकिन अगर ऑप्शन में दोनों हो तो फिर दोनों को चूज करना। इसका रिजल्ट क्या निकला था, कंपाइलेशन ऑफ महाविभाष शास्त्र, संस्कृत कमेंट ऑन त्रिपिटक। त्रिपिटक का संस्कृत ट्रांसलेशन यहाँ पे बना था, द डिवीजन ऑफ बुद्धिस्ट इनटू हीनयान एंड महायान। और बौद्ध धर्म का विभाजन, बड़ा विभाजन हुआ था इस बार हीनयान और महायान में। कि हीनयान और महायान क्या है ये भी हम पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर ही डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जैन धर्म की तरफ। जिस तरह बौद्ध धर्म एक महान धर्म के तौर पे उभरा था इस दौर में, उसी तरह जैन धर्म भी एक महान धर्म के तौर पे उभरा था। हालांकि अगर हम यूं देखें तो जैन धर्म बहुत पुराना है, बौद्ध धर्म से ज्यादा पुराना है जैन धर्म, क्योंकि जैन धर्म के सबसे शुरुआती एविडेंसेस हमको ऋग्वेद में मिलते हैं। ऋग्वेद में जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव का जिक्र किया गया, उनका वर्णन किया गया और उसमें लिखा हुआ है कि ऋषभदेव जम्बूद्वीप के स्वामी है जिनको आदिनाथ भी कहा गया है। यानी जम्बूद्वीप मतलब एंशिएंट नेम ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट के राजा बताया है आदिनाथ या ऋषभदेव को, और यही ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी है, जो जैन धर्म के फाउंडर भी माने जाते हैं। तो उस समय जैन धर्म था, मतलब कम से कम ऋग्वेद के समय से जैन धर्म था, पर उसका ओरिजिनल नाम जो था वो जैन नहीं था, उसका ओरिजिनल नाम था निर्ग्रंथ। क्योंकि वैदिक धर्म उस समय बड़ा स्ट्रांग था और वैदिक धर्म ग्रंथों के आधार पर फॉलो किया जाता था, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जैनों की जो आइडियोलॉजी थी उसमें कोई ग्रंथ नहीं था, इसीलिए वैदिक लोग इन्हें निर्ग्रंथ कह के बुलाते थे। उसके बाद देखिए जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हैं, लेकिन हमें सारे तीर्थंकरों के बारे में पढ़ना नहीं पड़ेगा। हमें 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में, पहले 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में प्राइमरीली याद करना है, क्योंकि इनके हिस्टोरिकल एविडेंसेस दूसरे रिलीजन के लिटरेचर्स में भी मिलते हैं। तो इसीलिए इनको ऑथेंटिक मान के इनकी इन्फॉर्मेशन जो होती है चैप्टर में दी हुई है यहाँ पे। 23वें तीर्थंकर बड़े इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थंकर जिनका नाम लॉर्ड पार्श्वनाथ था, जो कि काशी के राजकुमार थे। पिताजी इनके अश्वसेन थे, माता इनकी वामा देवी थी, काशी के राजकुमार थे और लगभग 30 साल की उम्र में ये सन्यासी बन गए, निर्ग्रंथ आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग गए और सम्मेद शिखर पे जाके, जो कि प्रेजेंट डे झारखंड में है,
गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में है, झारखंड झारखंड के। और वहां पे जाके इन्होंने कठोर तपस्या करी थी। और उस कठोर तपस्या के बाद इनको क्या प्राप्त हुआ था? कैवल्य प्राप्त हुआ था। जिस सुप्रीम नॉलेज को बुद्धिज्म में निर्वाण कहते हैं, उसी सुप्रीम नॉलेज के लिए जैन धर्म के अंदर दूसरा शब्द है जिसको कैवल्य कहा जाता है। तो इनको कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्होंने कुछ टीचिंग्स दी थी जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। फिर 24वें तीर्थंकर आते हैं लगभग 200 साल बाद, जिन्हें कहा जाता है महावीर स्वामी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द जैनिज्म, तो इसको काट देता हूं मैं, क्योंकि फाउंडर जो है ना ये गलत लिखा हुआ है, ये है फाउंडर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाउंडर ऑफ जैनिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ क्यों लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ जैनिज्म? तो ये इसीलिए लिखा हुआ है फाउंडर ऑफ जैनिज्म यहाँ पे, क्योंकि जो जैन वर्ड है, जो जैन शब्द है, वो जैन शब्द पहली बार महावीर जी लेके आए। महावीर स्वामी को सब लोग जिनेंद्र कहते थे, ऐसे इंडिविजुअल जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। और इसीलिए क्योंकि वो जिनेंद्र थे, तो जिनेंद्र की बातों को मानने वाले जैन कहे जाने लग गए। तो जैन शब्द की उत्पत्ति महावीर स्वामी से है, लेकिन रिलीजन का फाउंडेशन तो बहुत पहले ही ऋषभ देव ने कर दिया था। भाई ऋषभ देव, महावीर स्वामी भी राजकुमार थे, ये वैशाली के राजकुमार थे। इनकी मदर जो थी वो त्रिशला देवी थी, इनके फादर जो थे वो सिद्धार्थ थे। जनात्रिक क्षत्रिय वंश के को ये बिलोंग करते थे। और 30 साल की उम्र में इन्होंने भी वैराग्य हासिल किया था, निर्ग्रंथ आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए 12 साल तक ये आज के बिहार और झारखंड के जंगलों में भटके। और वहीं पे इनको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिम्भिका ग्राम नाम की जगह पे, जो कि उत्तरी बिहार में सिचुएटेड है। तो ये प्रमुख तीर्थंकर थे जैन धर्म के, जिन्होंने जैन धर्म को एक बड़ा, जैन धर्म के अंदर अलग अलग वक्त में बड़े बड़े रिफॉर्म्स किए और इसको एक रिलीजन के तौर पे एस्टैब्लिश किया। अब अगर हम इनकी टीचिंग्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉर्ड पार्श्वनाथ। लॉर्ड पार्श्वनाथ की टीचिंग्स थी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। सत्य यानी कि ट्रूथ, जिसे सिद्ध किया जा सके वही सत्य है। अहिंसा, नॉन वायलेंस, मन से, वचन से और कर्म से किसी का अहित नहीं करना, किसी का बुरा नहीं करना, ये जैन धर्म की अहिंसा का डेफिनेशन है। अस्तेय यानी कि चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, किसी से बिना पूछे उसकी वस्तु का उपयोग नहीं करना, मौके का फायदा उठा के किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना, ये सब अस्तेय की कैटेगरी में आता है। और अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ। लॉर्ड पार्श्वनाथ को जब परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी संवेद शिखर पे, तो जब वो वापस आए थे मेन स्ट्रीम में और उपदेश देते थे लोगों को, तो ये 4 कॉन्सेप्ट वो बताते थे कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा अहिंसा करो, क्योंकि वो ये जैन धर्म ये मानता है कि आत्मा हर जीव के अंदर होती, हर जीव को तकलीफ होती है जब उसके साथ उसको कष्ट दिया जाता है। अगर किसी को मारा जाता है तो उसको उतनी तकलीफ होती है जितनी कि इंसान को होती है। इसीलिए सभी की जान की परवाह करनी चाहिए, सभी की जान की कद्र करनी चाहिए, और इसीलिए इंसान को हिंसा नहीं करनी चाहिए, मन में भी नहीं, वचन में भी नहीं, और कर्म से तो बिल्कुल भी नहीं। मन में इसलिए नहीं क्योंकि जैन धर्म ये कहता है कि जब आप मन में किसी को पहली बार कुछ बुरा करते हो तो फिर धीरे धीरे वो वचन में भी आने लगता है, और जब वो वचन में आने लगता है तो फिर वो किसी दिन कर्म में भी आ जाएगा। तो मन से ही हिंसा को मिटा दो तो वचन और कर्म की तरफ कभी हिंसा जाएगी ही नहीं। अस्तेय का मतलब मैंने आपको बताया था, एक वर्ड में लिख देते हैं, नॉन स्टीलिंग। नॉन वायलेंस और सत्य के बारे में तो आप जानते ही हो। तो ये जो सारी चीजें थी, ये 4 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल थे जैन रिलीजन के, जो लॉर्ड पार्श्वनाथ ने दिए थे। इसमें महावीर स्वामी ने एक ऐड कर दिया था। जब महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति हुई थी और महावीर स्वामी उपदेश देते थे, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल इसमें ऐड किया था। महावीर स्वामी ने कहा था कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रह तो है ही निर्विवाद रूप से सत्य, लेकिन एक और सिद्धांत है जिसका लोगों को पालन करना चाहिए, और वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे महावीर स्वामी ये नहीं कह रहे थे कि जैन लोग विवाह ही ना करें, शादी ना करें। यहाँ पे ब्रह्मचर्य का मतलब ये है कि अपने जीवन को संयम से बिताओ, कभी भी ओवर लग्जूरियस लाइफ मत जियो। देखो, जैन धर्म के ज्यादातर फॉलोअर्स व्यापारी हैं, और व्यापारी जैन धर्म के ज्यादातर फॉलोअर्स क्यों, आज भी अगर आप देखोगे तो जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले 90% लोग व्यापार करते हैं। और ये बहुत समय से चला आया, मतलब जब से जैन धर्म है तब से ही व्यापारियों ने इसको बहुत बड़ी संख्या में फॉलो किया। क्यों? क्योंकि जैन धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाता है, और किसी व्यापारी के व्यापार के लिए अहिंसा सर्वश्रेष्ठ होती। जब दुनिया में हिंसा होती है, युद्ध होते हैं, अराजकता होती है, अनार्की होती है, तो व्यापार अच्छे से चलता है क्या? कभी भी नहीं चलता है। व्यापार अच्छे से तब चलता है जब दुनिया में शांति बनी हुई होती है। और इसीलिए व्यापारियों को जैन धर्म उनके व्यापार के हिसाब से सबसे सूटेबल लगा, इसीलिए व्यापारियों ने इस धर्म को अपना के इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करी। लेकिन उस समय तक आते आते, जिसको हम पोस्ट वैदिक एज बोलते हैं, भारत की इकोनॉमी का बड़ा राइज हो गया था। व्यापारी बहुत रिच होने लग गए थे, क्योंकि व्यापारी बहुत अमीर होने लग गए थे, बहुत वेल्दी होने लग गए थे। इसीलिए व्यापारी बहुत लग्जूरियस जीवन जीना शुरू कर देते। इसीलिए महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को, जो ज्यादातर व्यापारी थे, उनको ये 5वां प्रिंसिपल दिया था कि ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी कि संयम से जीवन व्यतीत करो, ओवर लग्जूरियस लाइफ मत जियो। ये उनके ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट था। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जो दोनों प्रमुख बड़े रिलीजन थे, इनकी बीच में समानताएं क्या थी। तो अगर हम सबसे पहली समानता देखें, पहला इनके बीच में सिमिलैरिटी देखें, तो पहली सिमिलैरिटी हमको दिखाई देती है रिजेक्शन ऑफ द वेदास। दोनों ने ही वेदों की अथॉरिटी को रिजेक्ट किया था। हालांकि दोनों के बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल थे जो वेदों में लिखी हुई बात से मैच करते थे,
लेकिन आज भी दुनिया के सारे रिलीजन को अगर आप कंपैरेटिवली स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारी बातें हैं सारे रिलीजन की जो कॉमन दिखाई देगी। भाई सभी रिलीजन झूठ बोलने को बुरा मानते हैं, सभी रिलीजन चोरी करने को बुरा मानते हैं, सभी रिलीजन धोखा देने को बुरा मानते हैं, और इस तरह की बहुत सारी अच्छी बातें होती है। भाई सभी रिलीजन ये कहते हैं कि अपने से बड़ों का आदर करो, सभी रिलीजन ये बोलते हैं कि जो नॉलेजेबल पर्सन है उसका रिस्पेक्ट करो। तो लगभग जो बेसिक अच्छी बातें होती है, मूलभूत जो वर्चुअस बातें होती है, वो सारे रिलीजन में कॉमन है। इसीलिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेगी जो उपनिषदों में और वेदों में कही गई है। लेकिन फिर भी जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ये कहा था कि वेदों में जो लिखी हुई एक एक बात है, जरूरी नहीं कि वो सारी एक एक बात सही हो। दूसरा एनिमल राइट्स, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा के ऊपर बल देते थे, इसलिए दोनों ने ही अननेसेसरीली जानवरों के वध के ऊपर रोक लगाई। बौद्ध धर्म के अंदर कई भिक्षु नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे। वो इसलिए खाते थे नॉन वेजिटेरियन फूड क्योंकि बौद्ध ये मानते हैं कि जब आप भिक्षा मांगने के लिए जाते हो तो भिक्षा में आपको जो कुछ भी मिल जाता है आपके पात्र में, भिक्षा पात्र में, वो आपको स्वीकार करना होगा। आप वहां नखरे नहीं कर सकते कि मैं नॉनवेज नहीं खाता, मुझे कुछ और दीजिए, या कुछ और फरमाइश नहीं कर सकते। भिक्षा में जो मिला वो आपको भोजन ग्रहण करना होगा। इसीलिए बौद्ध भिक्षु अहिंसा को तो बल देते हैं, बट साथ ही साथ वो नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं। लेकिन जैन इस मामले में बड़े कठोर थे, एक्सट्रीम थे, कि चाहे कुछ भी हो जाए किसी जानवर के मांस को नहीं खाना, कोई भी ऐसा फूड नहीं खाना जो किसी जानवर को या जीवों को कष्ट देकर उत्पन्न भी किया गया हो। इसीलिए आप देखते हो कि जो जैन होते हैं वो रूटेड फ्रूट्स या रूटेड वेजिटेबल्स नहीं खाते, वो ऐसी सब्जियां या फल नहीं खाते जो जमीन के नीचे उगती है, क्योंकि वो ये मानते हैं कि उससे पौधा भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसको जड़ से उखाड़ा जाता है। और जमीन उखाड़ के जब आप पौधा निकालते हो तो उसमें कई जीव जंतुओं के घर बने हुए होते हैं या उस पौधे के ऊपर सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। तो इसीलिए वो अहिंसा को ज्यादा बल देते हैं, पर बौद्ध धर्म भी अहिंसा को बल तो देता ही था। आज भी बौद्ध धर्म के कई भिक्षु नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, लेकिन वो तब खाते हैं जब कोई जानवर की स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। जब कोई जानवर की नेचुरल डेथ हो जाती है तो फिर उस नेचुरल डेथ के बाद वो उसके मीट को कंज्यूम करते हैं, लेकिन जानवर की बलि देके वो नहीं कंज्यूम करते। लेकिन हाँ, अगर उन्हें भिक्षा में मिल रहा है कहीं से बलि देके कि भाई आपने अपने घर में बलि दी और आपके घर में बौद्ध भिक्षु आए और आपने उस जानवर का मांस उनको खिला दिया, तो वो ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि भिक्षा जो भी दी जाए वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। तीसरा कर्म। कर्म के बारे में मैं बता चुका हूं कि बौद्ध धर्म हो या जैन धर्म हो या वेद उपनिषद हो, सभी में कर्म की बात करी गई है। कर्म की फिलॉसफी सबसे पहले उपनिषद में ही आई थी, और इसीलिए मैं कहता हूं कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म एक शाखा जैसे हैं वैदिक धर्म के, क्योंकि वैदिक धर्म का भी आधार कर्म ही है। बौद्ध धर्म जैन धर्म भी कर्म में बिलीव करते हैं कि जैसा कर्म आप करोगे वैसे ही फल आपको प्राप्त होंगे। जैसा कर्म आप इस जीवन में करोगे उसके हिसाब से आपको अगला जीवन मिलेगा। और अगर आप इस जीवन में ऐसा कर्म करते हो कि आपकी डिजायर्स ही आप खत्म कर लेते हो, तो फिर अगला जन्म भी नहीं मिलेगा आपको। आप हमेशा हमेशा के लिए निर्वाण या जिसको मोक्ष कहते हैं उसको प्राप्त हो जाओगे। गॉड इन स्क्रिप्चर्स, भगवान की जब बात होती है तो दोनों ही रिलीजन गॉड के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। दोनों रिलीजन ये मानते हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं करता है, और वो कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं मानते कि गॉड इज द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। दे एक्नॉलेज ऑल क्रिएशन एज बीइंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स डिविनिटी। वो मानते हैं कि सारे क्रीचर्स सब यूनिवर्स का हिस्सा है, किसी ने क्रिएट नहीं किया उनको। एज सच देयर होली टेक्स्ट आर नॉट कंसिडर्ड द वर्ड ऑफ गॉड और सीक्रेट स्टोरीज, और इसीलिए उनके पवित्र ग्रंथों के अंदर भी भगवान का जिक्र नहीं है, ना ही उनके ग्रंथों को भगवान के शब्द या भगवान की वाणी कहा जाता है। और जहां तक री इनकारनेशन का सवाल है, तो री इनकारनेशन मतलब क्या होता है? पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही पुनर्जन्म को मानते हैं। दोनों ही मानते हैं कि अच्छा, बौद्ध धर्म जो होता है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कुछ छोटे छोटे डिफरेंसेस भी थे इनके बीच में। तो उस डिफरेंस में एक था कॉन्सेप्ट ऑफ सोल। जैन धर्म जो था आत्मा को मानता है, पर बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस इनके बीच में जो था वो था एक्सट्रीम एंड मिडिल पाथ। देखिए, जैन धर्म जो है ना, जैन धर्म एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस के ऊपर बल देता है। कपड़े नहीं पहनना बिल्कुल भी, भोजन भी बिल्कुल ऐसा करना जो सात्विक हो, भोजन सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी नहीं करना। कुछ खास महीने साल के ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल ये उपवास रखते थे, जैन मुनि कुछ भी नहीं खाते थे। तो इनका जो जीवन था, इनकी जो प्रैक्टिसेस थी बड़ी कठोर थी, हार्ड थी। वही गौतम बुद्ध ने मिडिल पाथ को हमेशा प्रोपोगेट किया। उन्होंने बोला मध्यम मार्ग पे चलो, कुछ भी करो तो बहुत कठोरता से मत करो, बैलेंस्ड अप्रोच रख के करो। तो गौतम बुद्ध मिडिल पाथ की बात करते थे, जैन धर्म एक्सट्रीमिज्म की बात करता था, एक्सट्रीम प्रैक्टिस की। और दोनों सोल के कॉन्सेप्ट में भी एक दूसरे से डिफर करते थे। तो ये डिफरेंसेस हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी सिमिलैरिटीज जो कि आपने देखी इन दोनों धर्मों के बीच में रही थी। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेक्ट आया था उस दौर में, जिसको आजीवक सेक्ट के नाम से जाना जाता था। आजीवक सेक्ट के फाउंडर मक्खली कौशाल थे। मक्खली कौशाल एक स्लेव थे। मक्खली कौशाल एक गरीब गुलाम इंसान था, दास था एक बहुत बड़े व्यापारी का। लेकिन वो व्यापारी मक्खली कौशाल को इतना सताता था कि एक बार मक्खली कौशाल उससे भागकर जंगल चला गया। जंगल में मक्खली कौशाल को महावीर स्वामी मिले। महावीर स्वामी के साथ वो रहने लग गया, और महावीर स्वामी के साथ रहते रहते उसको भी बहुत सारा ज्ञान हो गया, और छोटे मोटे उपदेश वो भी देने लग गया। जब उसको थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया, जब वो भी लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया, तो उसने महावीर स्वामी से कहा कि महावीर स्वामी, हमको वस्त्र पहनने चाहिए। आपकी सब बात मैंने मानी, लेकिन वस्त्र क्यों नहीं पहनते आप? महावीर स्वामी ने उनसे कहा कि ये मेरे सिद्धांत है कि मैं वस्त्र नहीं पहनता, क्योंकि चारों दिशाओं को मैं अपना अंबर मानता हूँ। जैन मुनि वस्त्र नहीं पहनते, जो दिगंबर मुनि होते हैं वस्त्र नहीं पहनते, और इनिशियली जैनों में कोई से भी मुनि वस्त्र नहीं पहनते थे। उसके पीछे वजह ये होती थी कि जैन मुनि ये मानते थे कि एक इंडिविजुअल जब संन्यास ले लेता है तो उसकी कोई बिलोंगिंग नहीं रह जाती, वो अपने शरीर को भी अपना नहीं मानता।
तो ऐसे में वस्त्र अगर वो धारण कर लेगा तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आ जाएगा कि ये मेरे वस्त्र है, तो ये मेरा है, वो किसी और का है, ये थॉट भी नहीं आना चाहिए दिमाग में, इसीलिए वो वस्त्र को भी नहीं धारण करते थे। इवन जैन मुनि जब भिक्षा मांगते थे तो भिक्षा मांगने के लिए वो बाउल भी नहीं रखते थे अपने साथ में, जिसको भिक्षा पात्र बोलते हैं। भिक्षा भी वो दोनों हाथों में ग्रहण करते थे। तो जैन जो होते थे वो क्या करते थे, वो बिल्कुल भी मैं क्या बता रहा था आपको, लेकिन हाँ चलो कुछ यहीं से मैं आगे शुरू करता हूँ कि जैन क्या होते थे, बिल्कुल भी बिलोंगिंग्स नहीं रखते थे। और हाँ मैं ये बता रहा था कि वस्त्र क्यों नहीं पहनते, तो आप समझ गए होंगे कि वो वस्त्र क्यों नहीं पहनते, क्योंकि बिलोंगिंग्स नहीं रखना। तो महावीर स्वामी ने समझाया मक्खली कौशाल को कि बिलोंगिंग्स नहीं रखना, इसलिए मैं वस्त्र नहीं पहनता। मक्खली कौशाल का ये कहना था कि अगर हम वस्त्र धारण कर लेंगे तो ज्यादा लोग हमसे मिलेंगे, ज्यादा लोगों तक हमारे रिलीजन की बात पहुंचेगी, पर महावीर स्वामी नहीं माने। मक्खली कौशाल उनसे अलग हो गए और मक्खली कौशाल ने उनसे अलग होकर अपनी एक अलग आइडियोलॉजी बनाई जिसको आजीवक सेक्ट बोलते हैं। इस आजीवक सेक्ट की जो कोर फिलोसफी थी, वो कोर फिलोसफी जो थी वो थी बिलीफ इन डेस्टिनी, भाग्यवादी को हिंदी में बोलते हैं भाग्यवादी। मक्खली कौशल ये मानते थे कि अगर आपके जीवन में कुछ है तो वो आपको मिलके रहेगा, और अगर आपके जीवन में कुछ उपलब्धि नहीं लिखी है तो वो आपको कभी भी नहीं मिलेगी। और वो किस कॉन्टेक्स्ट में इसकी बात कर रहे थे, निर्वाण, कैवल्य। हुआ ये था कि बुद्ध और महावीर ने जिस तरह निर्वाण प्राप्त किया था, जिस तरह कैवल्य प्राप्त किया था, वो बड़े पॉपुलर हो गए थे पूरी दुनिया में, मतलब उस समय भारत में बड़े पॉपुलर हो गए थे। और कई यंगस्टर्स जो थे अब उनकी राह पे चलना चाहते थे। कई यंगस्टर्स 28-29 साल की उम्र में अपने घरों को छोड़ रहे थे, अपने भरे पूरे परिवारों को छोड़ रहे थे, संन्यास लेने लग गए थे, क्योंकि एवरीवन वांटेड टू बी बुद्ध एंड महावीर। बुद्ध एंड महावीर उस समय ट्रेंड में थे। तो हर यंग लड़का ये चाहता था कि मैं भी बुद्ध और महावीर की तरह परम ज्ञान प्राप्त करूं। लेकिन उसकी वजह से क्या हो रहा था, उनके घर डिस्टर्ब हो रहे थे, वो घरों को छोड़ के चले जाते थे, फिर उनकी फैमिली परेशान होती रहती थी। अब बुद्ध और महावीर तो शाही परिवार के थे, रॉयल फैमिली के थे, राज परिवार के थे। तो उनकी फैमिली को कोई परेशानी थोड़ी हुई थी जब उन्होंने घर छोड़ा, अपने परिवार को पीछे छोड़ा। तो उनके परिवार राजमहल में रहते थे, उनको लाइवलीहुड का कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर जो ये आम लड़के बुद्ध और महावीर बनने के लिए अपने घरों को छोड़ रहे थे, इनके परिवारों को बहुत तकलीफ हो रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। तो इसीलिए आजीवक सेक्ट में मक्खली कौशल ने सब लोगों को ये शिक्षा दी, या सब लोगों को ये प्रीचिंग करी कि देखो, अगर तुम्हें निर्वाण मिलना होगा ना तो तुम्हारे घर में मिल जाएगा। निर्वाण प्राप्त करने के लिए अपने घर वालों को बेसहारा छोड़ के जंगलों में सन्यासी बनने मत जाओ। इसीलिए उन्होंने ये थ्योरी ऑफ डेस्टिनी दी थी। और कुछ चीजें इनकी बौद्ध धर्म से इन्फ्लुएंस थी, कुछ चीजें इनकी जैन धर्म से इन्फ्लुएंस थी। जैसे बौद्ध धर्म से इन्होंने जो बात ली थी वो था मिडिल पाथ। इन्होंने कहा था कि भाई मिडिल पाथ इज अ बेस्ट पाथ। क्योंकि मक्खली कौशल महावीर स्वामी से अलग ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनको इस बात का रिजर्वेशन था कि यार मक्खली और महावीर स्वामी आप बहुत एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करते हो। तो जब वो अलग हुए तो उन्होंने बौद्ध धर्म के मिडिल पाथ को चुना। लेकिन जैन धर्म से उन्होंने क्या लिया, ईटिंग हैबिट्स। जिस तरह जैन अपने दोनों हाथों से, जैन मुनि अपने दोनों हाथों से भिक्षा ग्रहण करते थे, वैसे ही मक्खली कौशाल और उनके आजीवक सेक्ट के फॉलोअर जो मॉन्क्स थे वो भी दोनों हाथों में ही भोजन करते थे। तो ईटिंग हैबिट्स इन्होंने जैन धर्म से ली, लेकिन वे ऑफ लाइफ इन्होंने बौद्ध धर्म से लिया और अपनी एक अलग थ्योरी दी, भाग्यवादी। तो ये आजीवक सेक्ट था। इसके बाद एक और सेक्ट आया था जिसको कहते हैं चारवाक आइडियोलॉजी, या जिसे चारवाक सेक्ट कहते हैं। एक शब्द में अगर इस सेक्ट को कंफाइन करें तो यदेन जीवेण सुखेण जीवेण ऋण कृतवा और घृत पीवेण, जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लो और घी पियो। ये एक मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी थी जिसका प्रोपोगेशन सेज बृहस्पति ने किया था। और इस दौर में अजीत केश कम्बलिन नाम का एक स्कॉलर इस आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट कर रहा था। ये एक नास्तिक आइडियोलॉजी थी, ये एक एथिस्ट आइडियोलॉजी थी। इस आइडियोलॉजी के अंदर ये बताया गया था कि भगवान होता ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं, और न ही पुनर्जन्म होता है। जो कुछ भी होता है ये जन्म होता है। जन्म से पहले हम क्या थे पता नहीं, मृत्यु के बाद हम क्या होंगे पता नहीं। कोई मरने के बाद लौट के नहीं आया है ये बताने के लिए कि मरने के बाद क्या हुआ। जो लोग ये बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या हुआ, वो खुद मरे नहीं है, वो खुद जीवित है। बुद्ध जीते जी आपको बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। जैन जीते जी आपको बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। वैदिक ऋषि मुनि जीते जी आपको बता रहे हैं कि मरने के बाद क्या होगा। और आज भी दुनिया में आप देखते हो कि दुनिया के सारे रिलीजन के अंदर ये बात बताई जाती है। वो व्यक्ति जो खुद जिंदा है वो आपको ये बताते हैं कि मरने के बाद क्या होगा। तो चार्वाक आइडियोलॉजी ये कहती है कि हम क्यों माने उनकी बात जो खुद नहीं मरे हैं, कि मरने के बाद क्या होगा। और अगर हमें ये पता नहीं कि मरने के बाद क्या होगा तो फिर सत्य क्या है। सत्य वही है जो आपके जन्म और मृत्यु के बीच में है, यानी कि आपका जीवन। तो ये कहते हैं कि अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। जो भी इच्छाएं आपके मन में आ रही हैं, जो लेजिटिमेट इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करना ही इंसान का कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए उसको किसी भी रास्ते को अपनाना पड़े उसको करना चाहिए। अगर आपको कोई वस्तु खरीदनी है पर आपके पास पैसे नहीं है तो वो ये कहते हैं कि उधार ले लो, लेकिन उस वस्तु को प्राप्त करो, क्योंकि आपको एक ही जीवन मिला है। और उस जीवन में अगर आपके मन में कोई इच्छा हो रही है तो वो इच्छा प्रकृति ने आपको दी है, यूनिवर्स ने आपको दी है। तो उस इच्छा का पूरा होना भी जरूरी है। इसीलिए उसको पूरा करो, अपनी इच्छा को लेजिटिमेट तरीके से, लेजिटिमेट इच्छा को, और अपने जीवन को सुखी बनाओ, क्योंकि उसके बाद क्या होगा नो वन नोस। तो ये एक मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी थी जो हायर परचेज सिस्टम को बढ़ावा देती। हायर परचेज सिस्टम मतलब जैसे आज हम भारत के अंदर जो लोग होते हैं, हम में से ज्यादातर लोग, जैसे हमें कोई कार खरीदनी है या कोई मोटरसाइकिल खरीदनी या कुछ ऐसा बड़ा सामान खरीदना है या घर लेना है, तो जनरली हमारे पास में इतने पैसे नहीं होते कि हम पूरा पेमेंट करके कार ले लें या मोटरसाइकिल ले लें या घर ले लें। उसको लेने के लिए हम थोड़ा सा डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी बची हुई रकम आसान किश्तों में बांध लेते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे उन आसान किश्तों को तो एक्चुअली पता आपको ये चलेगा कि जो चीज आपको जिस भी दाम में मिल रही थी, सपोज हम एक कार मान लें कि भाई आप एक कार लेना चाहते हो और आपका बजट है 10 लाख रुपए का। 10 लाख आप खर्च कर सकते हो कार के ऊपर, लेकिन अभी आपके पास 2 लाख रुपए ही है।
तो आप क्या करोगे, 2 लाख जाओगे शोरूम के अंदर दोगे, डाउन पेमेंट कर दोगे और बाकी 8 लाख आसान किस्तों में। लेकिन वो जो 8 लाख है, आप 8 लाख पे नहीं करोगे, आप 8 लाख से 2-1 लाख रुपए ज्यादा ही पे करोगे। तो जो कार आपको 10 लाख में मिल रही थी, अगर आपके पास उस समय पूरा कैश होता, अब इंस्टॉलमेंट की वजह से वही कार आपको 12-13 लाख में मिलेगी। तो इसको बोलते हैं हायर परचेस सिस्टम, की अपनी वस्तु, मनचाही वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा इतनी ज्यादा है कि उसके लिए ज्यादा पैसा भी देना मंजूर है, लेकिन वो वस्तु हमको चाहिए। तो ये हायर परचेस सिस्टम को, ये मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी बढ़ावा देती है। ये दुनिया की पहली मटेरियलिस्टिक आइडियोलॉजी सॉरी, आज दुनिया के अंदर हर इंसान यही कर रहा है, चाहे वो इंसान मुसलमान हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो या ईसाई, क्रिश्चियन और ईसाई एक ही होता है, या वो क्रिश्चियन हो या वो सिख हो या वो जैन हो या वो पारसी हो या वो यहूदी हो या वो कुछ भी हो। लेकिन हर आदमी अपने जीवन में ये काम करता है, हर आदमी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है। अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए अब अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो किस्तों में चीजें खरीदता है, एंड्स अप पेइंग मोर। तो ये हायर परचेस सिस्टम आज पूरी दुनिया में चल रहा है, ये मटेरियलिस्टिक सोच आज पूरी दुनिया के अंदर है, और यही बृहस्पति और अजीत केशकम्बलिन की विचारधारा थी, जिसको चार्वाक आइडियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये तो रही बात रिलीजियस मूवमेंट्स और उसकी अलग अलग आइडियोलॉजीज और रिलीजन की। अब अपन ये देखेंगे कि जब रिलीजियस मूवमेंट्स वाले दौर में, मतलब 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में, ये सारे अलग अलग रिलीजन्स और अलग अलग सेक्ट्स का राइज हो रहा था, तो उसी समय पॉलिटिकली क्या चल रहा था। इसी 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में एक तरफ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक सेक्ट, चार्वाक आइडियोलॉजी सोसाइटी के अंदर राइज हो रही थी। लेकिन राजनीतिक रूप से क्या चल रहा था उस सोसाइटी में, अब उसकी बात करते हैं हम। और जब उसकी बात करते हैं तो हम पहुंचते हैं महाजनपद के ऊपर। उस दौर को, जो बौद्ध जैन धर्म वाला दौर है, इसी दौर को राजनीतिक रूप से महाजनपद काल कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट लिटरेचर अंगुत्तर निकाय, देयर वेर 16 महाजनपद। मैंने आपको कहा था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंगली ये माना गया है कि 16 बड़े राज्य हुआ करते थे। महाजनपद क्या होता है, एक बार अपन ये देखते हैं। महाजनपद, महा, भारत में किसी भी चीज के आगे जब महा लग जाता है तो उसका मतलब होता है लार्ज, बहुत बड़ा या ग्रेट, लार्ज या फिर ग्रेट। और जनपद मतलब होता है किंगडम्स। एंशिएंट इंडिया में जो किंगडम्स होते थे उनको जनपद कहा जाता था। तो इस दौर में कुछ ऐसे किंगडम्स का राइज हुआ जो एरिया वाइज बहुत बड़े थे, मिलिट्री वाइज बहुत बड़े थे, पॉपुलेशन वाइज बहुत बड़े थे। तो वैसे तो बहुत सारे किंगडम्स थे, कई छोटे भी थे, उन्हें जनपद कहा जाता था। लेकिन उनमें कुछ जो बहुत बड़े साइज एक्वायर कर लेते उनको महाजनपद कहा जाता था। तो जो महाजनपद है ना, इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं, इस क्वेश्चन में महाजनपद की एरिया पूछ लेते हैं, महाजनपद की कैपिटल्स पूछ लेते हैं, महाजनपद किस रीजन में मॉडर्न डे इंडिया के अंदर बेस्ड है वो पूछ लेते हैं, या ये पूछ लेते हैं कि ये महाजनपद 4 दिए हुए हैं ऑप्शंस में, इनको तो इसीलिए जब हम महाजनपद पढ़ेंगे तो हम 2-3 चीजें पढ़ेंगे। महाजनपद का नाम क्या था, महाजनपद कौन से एरिया में फैला हुआ था, और मॉडर्न डे इंडिया या इंडियन सबकॉन्टिनेंट के कौन से एरिया में फैला हुआ था, और उसकी कैपिटल क्या थी। ये 3 चीजें जब हम याद रखेंगे तो हमको मॉडर्न डे एरिया पता होगा कि वो कौन सा है, महाजनपद का नाम भी पता होगा और उसकी राजधानी भी पता होगी। फिर इसको हम नक्शे के ऊपर ड्रॉ करेंगे और एक खास तरीके से इसको याद करेंगे कि एक सेट ऑफ महाजनपद हम पहले नॉर्थ टू साउथ देखेंगे। ये नॉर्थ और ये साउथ। पहले हम उत्तर से दक्षिण के महाजनपद देखेंगे, क्योंकि इसी तरह से सवाल भी पूछते कि उत्तर से दक्षिण में जमाओ या पश्चिम से पूर्व में जमाओ। तो पहले हम देखेंगे उत्तर से सीधे दक्षिण में आते हुए महाजनपद, और फिर जब ये 8 महाजनपद हम देख लेंगे तो अगले 8 महाजनपद हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ते हुए देखेंगे, कि फिर वेस्ट से ईस्ट की तरफ भारत के नक्शे पे हम जमा के देखेंगे महाजनपदों को। तो इसको नक्शे पे हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक नक्शे को ड्रॉ करके बताऊंगा महाजनपद, लेकिन पहले देख लो कि कौन कौन सा महाजनपद है, मॉडर्न डे एरिया उसका कौन सा है और उसकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी। पहला महाजनपद है कंधार महाजनपद, जो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के इलाकों में सिचुएटेड है। राजधानी इसकी हुआ करती थी तक्षशिला। दूसरा महाजनपद कंबोज महाजनपद है, जो कश्मीर के इलाके में सिचुएटेड है, थोड़ा सा नॉर्दर्न पाकिस्तान और बाकी उससे लगता हुआ पूरा कश्मीर का इलाका। इसकी कैपिटल राजपुर हुआ करती थी, जो मौजूदा कश्मीर के राजौरी शहर को कहा जाता है। अगला महाजनपद कुरु महाजनपद हुआ करता था, जो आज भारत के पंजाब हरियाणा वाले इलाके में फैला हुआ था। इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ हुआ करती थी, जो मौजूदा भारत में दिल्ली शहर को के नाम से जाना जाता है। अगला महाजनपद शूरसेन महाजनपद था, जो दिल्ली के फर्दर साउथ में आगरा और मथुरा वाले इलाके में फैला हुआ था। राजधानी उसकी मथुरा ही हुआ करती थी। फिर शूरसेन के ठीक वेस्ट में जो ईस्टर्न राजस्थान वाला इलाका है, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, टोंक, ये वाले जो इलाके हैं, ये मध्य महाजनपद हुआ करते थे, ईस्टर्न राजस्थान, और इसकी राजधानी विराटनगर हुआ करती थी जो अब जयपुर के पास में है। फिर हम बुंदेलखंड वाले रीजन में आते हैं, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एडजॉइनिंग एरियाज हैं। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, महोबा, ललितपुर, झांसी, बांदा, ये जो सारे रीजन है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के, ये सब कुछ उस जमाने में छेदी महाजनपद हुआ करता था। राजधानी उसकी शक्तिमती होती थी, जो अब शहर एक्सटिंक्ट हो गया है। फर्दर हम मध्य प्रदेश में और आगे बढ़ते हैं तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में आते हैं अवंती, जो वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका है, जिसमें इंदौर, भोपाल, सीहोर, उज्जैन, धार, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, रतलाम,
वगैरह वगैरह, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। ये सारा जो होता था, ये अवंती महाजनपद होता था। इसकी दो राजधानियां होती थी, एक उज्जैन जो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित थी, और एक महिष्मति जिसको आजकल महेश्वर के नाम से जाना जाता है। अभी भी ये शहर है, बहुत ब्यूटीफुल शहर है। बॉलीवुड की बहुत सारी फिल्म की यहाँ पे शूटिंग होती है, क्योंकि इसका जो घाट अहिल्याबाई होलकर ने बनाया, जो इंदौर की क्वीन थी, मराठा क्वीन ऑफ इंदौर अहिल्याबाई होलकर ने बहुत खूबसूरत घाट बनाया हुआ है, क्योंकि उन्हीं अहिल्याबाई होलकर ने बनारस में भी घाट बनाया हुआ है। तो उनका बनारस का बनाया हुआ घाट और इधर नर्मदा नदी के तट पे महेशमती या महेश्वर का बनाया हुआ घाट एक जैसा ही दिखता है। इसलिए कई लोग जो गंगा किनारे वाली शूटिंग करना चाहते हैं, क्योंकि बनारस में भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो उसकी जगह वो यहाँ पे आते हैं शूटिंग करने के लिए। बहुत सारे फिल्म स्टार्स वगैरह यहाँ पे शूटिंग करने आते हैं, वो गंगा वाला घाट और सीन को रिक्रिएट करने के लिए। तो ये अभी भी एक शहर है महिष्मती महेश्वर के नाम से, नर्मदा नदी के किनारे। और फर्दर हम और साउथ में आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश से, तो महाराष्ट्र के इलाके आते हैं। महाराष्ट्र में जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र का इलाका है, वहां पे एक महाजनपद हुआ करता था जिसको अश्मक या अश्माक कहा जाता था, और इसकी राजधानी पाटली नाम का नगर हुआ करता था। तो ये अपन ने नॉर्थ से साउथ तक के महाजनपद देखे। अब अपन वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आगे बढ़े, तो दिल्ली से ईस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो पहला महाजनपद आता है पांचाल महाजनपद, जो आज का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाला इलाका है, जिसमें बड़े बड़े कुछ शहर आते हैं। गाजियाबाद आता है, मेरठ आ जाता है, मुरादाबाद आता है, सहारनपुर आता है, बिजनौर आता है, रुड़की, थोड़ा उत्तराखंड का इलाका भी आ जाता है। तो ये जो पूरा वेस्टर्न यूपी वाला और उससे लगता हुआ उत्तराखंड का इलाका है, इसको पांचाल महाजनपद बोलते थे। राजधानी इसकी दो होती थी, कांपिल्य और अहेत छत्र, जो अगेन दोनों शहर एक्सटिंक्ट हो गए हैं। फिर फर्दर और ईस्ट में आगे बढ़ते तो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं, कानपुर, लखनऊ, कन्नौज, अवध, ये वाले इलाकों में आते हैं, तो कौशल महाजनपद आता है, जो कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड था। राजधानी उसकी हुआ करती थी साकेत। और फर्दर ईस्ट में आगे बढ़ते हैं, कानपुर वाले इलाके से, लखनऊ वाले इलाके से, तो हम प्रयागराज वाले इलाके में आते हैं, जिसको वत्स महाजनपद कहते हैं। प्रयागराज, जो अर्स्ट वाइल इलाहाबाद के नाम से भी जाना जाता था, ये प्रयागराज वाला जो पूरा इलाका है, ये वत्स महाजनपद हुआ करता था। गंगा और यमुना के कन्फ्लुएंस वाला इलाका, राजधानी उसकी कौशाम्बी होती थी। फिर उसके बाद और ईस्ट में हम आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से, तो हम बनारस पहुंच जाते हैं, जिसको उस जमाने में काशी महाजनपद कहा जाता था। एरिया में बहुत छोटा था ये, लेकिन कल्चरल और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस इसका शुरू से ही बहुत ज्यादा था, और इसकी राजधानी भी काशी हुआ करती थी। और ईस्ट में हम आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर को पार करके बिहार की एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर में पहुंच जाएंगे। तो जो वेस्टर्न बिहार और झारखंड वाला इलाका है, नॉर्दर्न बिहार और ईस्टर्न बिहार नहीं, सिर्फ वेस्टर्न बिहार, जो पाटलिपुत्र यानी कि पटना वाला इलाका है, दानापुर वाला इलाका है, आरा वाला इलाका है, और शायद रक्सौल वगैरह भी उसी इलाके में आता है, वो सब कुछ, और फिर बाकी पूरा झारखंड, ये सब कुछ मिला के बन जाता था मगध महाजनपद, जिसकी दो राजधानियां थी। पहली राजधानी इसकी राजगृह थी, लेकिन बाद में सॉरी, उताइन नाम के रूलर ने वो राजधानी बदल के पाटलिपुत्र कर दी थी। तो दो राजधानियां इसकी भी थी। और ईस्ट में हम आगे बढ़ते हैं, तो हम ईस्टर्न बिहार और वेस्ट बंगाल वाले रीजन में पहुंच जाते हैं, और वहां पे जो महाजनपद था उसको अंग महाजनपद बोलते थे, जो ईस्टर्न बिहार से लेके बंगाल तक का फैला हुआ इलाका था। इसकी राजधानी चंपानगरी हुआ करती थी, जो अगेन एक एक्सटिंक्ट शहर है। अब ये हो गए हमारे 14 महाजनपद। अब जो बचे हुए दो महाजनपद है, तो और ईस्ट में हमको नहीं जाना, क्योंकि और ईस्ट में हम जाएंगे तो फिर बर्मा शुरू हो जाएगा, तो बर्मा तक हमको नहीं जाना, क्योंकि बाकी दो महाजनपद भी भारत में थे। तो अब बाकी दो महाजनपद की लोकेशन को समझने के लिए वापस हम मगध में आते हैं, बिहार में आते हैं। अभी नॉर्दर्न बिहार जो है, अभी बिहार का नॉर्दर्न पार्ट हमने नहीं कवर किया है। तो जो बिहार का नॉर्दर्न पार्ट है और उससे लगते हुए नेपाल के इलाके हैं, वो हो जाता था वृज्जी महाजनपद। और उसी के वेस्ट में, जहां पे अगेन उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, जैसे आप मोतिहारी, वैशाली, चंपारण, ये वाले जो इलाके हैं नॉर्थ बिहार के इलाके, ये वृज्जी महाजनपद होता था। और इसी के ठीक वेस्ट में उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो उत्तर प्रदेश का गोरखपुर वाला इलाका जो है, वो मल्ल महाजनपद हुआ करता था। वृज्जी की राजधानी वैशाली हुआ करती थी, और मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर के नाम से जानी जाती थी। तो ये आपके 16 महाजनपद थे। अब जैसे नक्शा होता है ना, तो नक्शे में इजीली आप इसको एक बार ब्लैंक मैप लेके पहले नॉर्थ टू साउथ अरेंज करके ड्रॉ कर लो, और फिर वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करके ड्रॉ कर लो, तो आप कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं उसको। जैसे अफगानिस्तान वाला इलाका है, तो ये अपन ने मान लिया गांधार महाजनपद। ये अफगानिस्तान वाला इलाका है, इसको अपन ने बोल दिया गांधार महाजनपद। बहुत अच्छी बात है। उसी के पास में कश्मीर वाला इलाका है, उसको अपन ने मान लिया यहाँ पे कंबोज महाजनपद। फिर ये जो प्लेन्स वाले इलाके हैं, पंजाब हरियाणा वाले, यहाँ पे कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद के ठीक साउथ में यहाँ पे आ गया शूरसेन महाजनपद। थोड़ा दूर तक लिख दिया मैंने शूरसेन के ठीक नीचे लिख देता हूँ शूरसेन, क्योंकि लिखने में बहुत दूर तक चला जाता है, तो लोकेशन से भी आगे बढ़ जाता है, तो मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया शूरसेन महाजनपद। शूरसेन महाजनपद के ठीक वेस्ट में ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य महाजनपद सिचुएटेड, तो ये ईस्टर्न राजस्थान में मत्स्य महाजनपद आ गया। अब इसी शूरसेन के साउथ में जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लगते हुए इलाके हैं, यहीं पे हुआ करता था छेदी महाजनपद। छेदी महाजनपद से और आगे वेस्ट में बढ़ते हैं, तो ये वेस्टर्न मध्य प्रदेश का इलाका है, यहाँ पे हुआ करता था अवंती महाजनपद। और अवंती के ठीक साउथ में जो नॉर्दर्न महाराष्ट्र के इलाके हैं, यहाँ पे अश्मक महाजनपद हुआ करता था। तो ये गांधार, कंबोज, कुरु, शूरसेन, शूरसेन के बाद मत्स्य पे आ जाओ थोड़ा सा वेस्ट में, फिर इधर चले जाओ शूरसेन के साउथ में छेदी, फिर इधर आ जाओ अवंती और अश्मक। तो ये नॉर्थ टू साउथ हमने अरेंज कर लिए। अब वेस्ट टू ईस्ट आगे बढ़ के अरेंज करते हैं। कुरु के आगे यहाँ पे महाजनपद था पांचाल। अगेन इसको मैं इधर लिख देता हूँ, पांचाल महाजनपद, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लगते हुए इलाके। पांचाल महाजनपद से आगे बढ़ते हैं हम, तो सेंट्रल उत्तर प्रदेश में कौन सा महाजनपद आया था? कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद से और आगे बढ़े थे हम, तो ये प्रयागराज वाला इलाका, वत्स महाजनपद।
और फर्दर ईस्ट में हम आगे बढ़े थे तो यहाँ पे काशी महाजन, थोड़ा और इधर आ गया पास में ही है इसके, ये काशी महाजनपद। काशी से और आगे ईस्ट में हम आगे बढ़े थे तो यहाँ पे आता था मगध, जो ये झारखंड और वेस्टर्न बिहार वाले इलाके में फैला हुआ था। इससे फर्दर और आगे बढ़ते हम तो ये अंग महाजनपद था जो बंगाल तक फैला हुआ था। फिर इसी मगध के ठीक नॉर्थ में हमने देखा था वृज्जी महाजनपद, और वृज्जी के ठीक वेस्ट में गोरखपुर वाले रीजन में हमने देखा था मल्ल महाजनपद। तो ये 16 महाजनपद है, और इस तरह अगर आप नक्शे पे लिख दोगे इन 16 महाजनपदों को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। लेकिन अब क्या था, इन महाजनपदों का इतिहास क्या था? ये महाजनपद तो थे अपनी अपनी जगह, सारी लार्ज किंगडम्स थे, लेकिन ये इनमें से कोई भी एक ऐसी पावर नहीं था जो दूसरों को डोमिनेट करे। और यही इनकी सच्चाई थी कि ये लगातार एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे इन ऑर्डर टू क्रिएट डोमिनेंस। ये चाहते थे कि हमारा डोमिनेंस हो, हम दूसरे महाजनपदों की टेरिटरी को एक्वायर करके अपनी टेरिटरी को बढ़ाएं। ये दुनिया की रीत है, सदा से चली आई है कि हर पावर अपने आप को एक्सपैंड करना चाहती है। तो उसी एक्सपेंशन की डिजायर के चलते ये सारे महाजनपद आपस में लगातार वॉरफेयर किया करते थे। दे वर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विथ ईच अदर। ये लगातार एक दूसरे से युद्ध किया करते रहते थे। तो इस युद्ध में कुछ परिणाम तो निकला होगा। तो परिणाम ये निकला था इस युद्ध में कि मगध का राइज हुआ था। परिणाम ये निकला था इस युद्ध में कि मगध का राइज हुआ था। मगध की लोकेशन अपन ने क्या देखी थी भाई? मगध की लोकेशन रफली अपन ने कुछ इस तरह से देखी थी कि ये मगध की लोकेशन थी, वेस्टर्न बिहार और इधर झारखंड का इलाका। तो मगध इस लड़ाई में, इस कॉन्क्वेस्ट में बाकी सारे महाजनपदों को ग्रेजुअली हराते हराते इतना पावरफुल हो जाता है कि खुद एक एम्पायर बनाता है। तो अब आगे की जो इतिहास है उसमें अपन ये देखेंगे कि क्यों मगध का राइज हुआ, क्या क्या वजह थी जिसके चलते मगध एक ताकतवर महाजनपद बना और बाकी उसकी बराबरी नहीं कर पाए, तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं जियोग्राफिकल रीजंस। क्योंकि मगध के इलाके में बहुत सारी नदियां थी। एक तो गंगा बहुत बड़ी नदी थी वहां पे, सोन एक बहुत बड़ी नदी उसमें बह के आती थी जो कि उसके साथ मिलती थी। मैंने थोड़ा सा इसको, वो क्या होता है इस तरह के नक्शों में थोड़ा ऐसे ही बनता है कुछ, ये एरिया था मगध का। तो मगध में क्या था, सबसे पहली चीज वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत थी। बे ऑफ बंगाल के क्लोज होने की वजह से यहाँ पे रेनफॉल भी अच्छी रिसीव होती थी। हिमालय से पिघल के आने वाली बर्फ की नदियों से यहाँ पे पानी भी हमेशा अवेलेबल होता था। तो एक तो ये बात थी कि वाटर की अवेलेबिलिटी जहां होगी वहां पे इंसान ज्यादा बसेंगे। ऊपर से यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल थी। ये नदियां जो मिट्टी अपने साथ लेके यहाँ पे आती थी और बिछाती जाती थी, ये बहुत ही फर्टाइल मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी या एल्यूवियल सॉइल जिसको बोलते हैं। तो अब आपके पास एल्यूवियल सॉइल भी है, आपके पास बड़ी बड़ी नदियां भी है, और आपके पास में झारखंड वाला इलाका भी है जो मिनरल रिच इलाका है, जहाँ लोहा बहुत मिला करता था उस समय। और उस जमाने में हथियार औजार सब लोहे से बनते थे। तो जियोग्राफिकली आपके पास मिनरल्स भी बहुत है, आपके पास खेती बाड़ी की फर्टाइल जमीन भी बहुत है, और पानी की भी कमी नहीं है। मतलब आपका इलाका प्रोडक्शन बहुत करेगा, और जब आपका इलाका प्रोडक्शन बहुत करेगा तो आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, क्योंकि आप खेती में भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो ज्यादा व्यापार कर पाओगे, ज्यादा व्यापार कर पाओगे तो ज्यादा इनकम होगी। सिमिलरली आपका ट्रेड, एग्रीकल्चर सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा तो रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलेगा राजा को। मतलब मान लीजिए मैं मगध हूं, मैंने बहुत खेती करी, आप छेदी वाले इलाके में रहते हो जहाँ इतनी खेती नहीं होती, तो आपके पास अनाज की कमी है, मेरे पास बहुत ज्यादा है, मेरी जरूरत पूरी होने के बाद भी बच गया तो मैं वो आपको बेच दूंगा, आपसे वेल्थ अर्न करूंगा, और उस वेल्थ से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा, और एक दिन आपके ऊपर ही हमला करके आपको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तो ऐसा मैं नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा हुआ था उस जमाने में। फिर एक सोशल कॉज भी यहाँ पे आता है, लिबरल सोसाइटी। अब देखिए, अगर आप रिलीजियस मूवमेंट के चैप्टर को एक सेकंड के लिए याद करो तो आप देखोगे बुद्ध, महावीर, आजीवक सेक्ट, चारवाक, ये सारी फिलोसॉफीज मगध के इलाके में प्रीच हुई। गौतम बुद्ध को परम ज्ञान कहाँ मिला? बिहार के इलाके में। महावीर स्वामी को परम ज्ञान कहाँ मिला? भाई मगध में नहीं मिला, वैशाली वाले इलाके में मिला, पर है तो वो बिहार वाले रीजन, वही वाला इलाका है। तो क्या हुआ कि बुद्ध, महावीर और उनके जैसे दूसरे महापुरुषों ने प्रीचिंग बहुत करी इस इलाके में। वो बहुत घूमे इस इलाके के अंदर, और घूम घूम के उन्होंने इस इलाके में बहुत प्रचार किया, जिसकी वजह से उनकी जो लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स टीचिंग्स थी वो इस इलाके में बड़ी पॉपुलर हुई। और क्योंकि इन लोगों की अनऑर्थोडॉक्स टीचिंग थी, एक ऐसी टीचिंग जिसमें वर्ण के हिसाब से किसी को ऊंचा नीचा नहीं माना जाता था, तो उसका असर भी दिखाई दिया मगध की सोसाइटी में, जिसने मगध के एक्सपेंशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कैसे? मगध के एक्सपेंशन को सबसे हाईएस्ट लेवल पे ले जाने वाला अगर कोई रूलर था तो वो था महापद्मानंद। महापद्मानंद ने मगध का जितना एक्सपेंशन किया उतना एक्सपेंशन किसी ने भी नहीं किया। महापद्मानंद किसी क्षत्रिय या ब्राह्मण परिवार में पैदा नहीं हुआ था। महापद्मानंद एक शूद्र परिवार में पैदा हुआ था, जो हमको बुद्धिस्ट, जैन और पुराण सभी तरह के लिटरेचर से पता चलता है। लेकिन फिर भी उसको एक राजा के तौर पे ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने सिलेक्ट किया या बनने दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है। और उसकी कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस करके उसकी जाति के ऊपर फोकस ना करना, ये सोसाइटी के लिबर्टी, लिबरलिज्म और अनऑर्थोडॉक्स नेचर को दिखाता है। और ये अनऑर्थोडॉक्स नेचर सोसाइटी का बुद्ध और महावीर की टीचिंग्स की वजह से हुआ था, जिसकी वजह से सोसाइटीज लिबरल हुई थी। और कुछ काबिल लोग जो शायद क्षत्रिय या ब्राह्मण नहीं थे पर नेतृत्व की क्षमता उनके अंदर थी, तो खुद ब्राह्मण और क्षत्रियों ने उनको आगे बढ़ाया ताकि उससे नेशन का फायदा हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे मगध राइज करता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मगध के राजाओं ने कुछ क्रिएटिव वेपन्स बनाए थे। ये क्रिएटिव वेपन्स कैसे थे ये मैं आपको बताता हूँ।
आपने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी के फर्स्ट पार्ट पे आपने देखा होगा कि जब कालके की सेना से युद्ध होता है, तो एक बाहुबली और एक भल्लाल देव दो खास तरह के वेपन्स लेके जाते हैं। जहाँ पे बाहुबली एक वेपन लेके जाते हैं जो एक लिवर, एक ऐसी मशीन थी जो बड़े बड़े भारी भारी पत्थर दूर तक फेंकने की क्षमता रखती थी। ये एक्चुअली जो वेपन है ना, ये तो फिल्म में आपने देखा बाहुबली फिल्म में, बट एक्चुअली ये वेपन का जो डिस्क्रिप्शन हमको मिलता है वो मगध से मिलता है, मगध के इतिहास से मिलता है। उस वेपन को बोलते थे महाशिला कंटक। महाशिला कंटक मतलब कि बड़े बड़े पत्थरों को फेंकने वाली मशीन। अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोन कैटapult, हिंदी में बोलते हैं महाशिला कंटक, जो बाहुबली के पास डायरेक्टर ने दिखाया है। वही दूसरा वेपन जो भल्लाल देव के पास दिखाया, जो बहुत ही डेडली वेपन था, जो एक चैरियट था, और जैसे वो चैरियट आगे बढ़ता था उसके ऊपर लगा हुआ जो ब्लेड होता था वो रोटेट करने लगता था, और जो भी उसके सामने आता था गाजर मूली की तरह काट के उसको वो ब्लेड वो रथ आगे बढ़ता था। इस तरह का वेपन भी जो फिल्म में दिखाया गया है, ओरिजिनली उसका डिस्क्रिप्शन मगध के इतिहास में मिलता है। उस वेपन को कहा गया है रथ मुसलक। क्या कहा गया है? रथ मुसलक। तो ये रथ मुसलक और महाशिला कंटक ऐसे वेपन थे एंशिएंट इंडिया के जो मगध ने विकसित किए थे, और जब भी मगध किसी लड़ाई में इन वेपन्स को लेके गया तो उसने दुश्मनों के रैंक्स में केओस मचा दिया, खून खराबा करके रख दिया। इसके अलावा एलिफेंट्स का भी सबसे पहले यूज करने का क्रेडिट मगध को ही दिया जाता है कि एलिफेंट्स को भी वॉर मशीन की तरह यूज करना सबसे पहले मगध के राजाओं ने शुरू किया था। तो ये जो सारी क्रिएटिव वेपनरी थी, अनऑर्थोडॉक्स सोसाइटी थी, इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी थी, जियोग्राफिकल प्रॉस्पेरिटी थी, एडवांटेज था, इन सबके चलते मगध का ऐसा राइज हुआ कि धीरे धीरे मगध ने दूसरे किंगडम्स को डिफीट करना शुरू कर दिया। अब अगर अपन मगध के एक्सपेंशन की और बात करें तो हम पाएंगे कि भैया मगध के एक्सपेंशन में कुछ डायनेस्टीज ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। कौन कौन सी थी वो डायनेस्टीज? सबसे पहली डायनेस्टी जिसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जहां से मगध के एक्सपेंशन की शुरुआत हुई थी, वो थी हर्यंक डायनेस्टी। उसके बाद जो अगली डायनेस्टी आती है वो शिशुनाग डायनेस्टी आती है, और तीसरी डायनेस्टी जिसने मगध को और ज्यादा एक्सपैंड किया था, सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया था, वो नंद डायनेस्टी आती। शुरुआत कैसे हुई? बिंबिसार से। बिंबिसार ने क्या कॉन्कर किया? सबसे पहले बिंबिसार ने कॉन्कर किया अंग महाजनपद। बिंबिसार के बारे में एक खास बात और है जो मैं यहां लिख देता हूं। बिंबिसार मैरिड थ्राइस। कॉन्ग्रेचुलेशन बिंबिसार। लेकिन हम इनकी शादी के लिए इनको कॉन्ग्रेचुलेट नहीं कर रहे। 3 शादियों की वजह से इनको इतनी डाउरी मिली और इतनी मिलिट्री स्ट्रेंथ मिली जिसकी वजह से मगध के एक्सपेंशन की शुरुआत कर सके थे। तो जो 3 विवाह इनके होते हैं वो 3 राजकुमारियों के नाम क्या होते हैं वो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं। पहली राजकुमारी होती है जिसका नाम होता है छेलना, जो वृज्जी की थी। वृज्जी के जो क्षत्रिय होते थे, लिच्छवी क्षत्रिय उनको बोलते थे। अनपैरेलल्ड ब्रेवरी और अनपैरेलल्ड कॉम्बैट स्किल्स उनके अंदर होते थे। तो जब छलना से शादी हुई थी बिंबिसार की, तो दहेज में उनको बहुत सारे सैनिक भी मिले थे, वेल्थ भी मिली थी, जिसका डेफिनेटली उन्होंने आगे काफी फायदा उठाया। दूसरी राजकुमारी जिनसे इनका विवाह हुआ था वो थी कौशल देवी, और नाम से समझ में आ रहा है कि वो कहाँ की थी, वो कौशल महाजनपद की थी। ये भी बहुत प्रॉस्पेरस और रिच महाजनपद था, इनसे भी उनको काफी डाउरी मिली। और तीसरा विवाह जो इन्होंने किया था वो खेमा नाम की राजकुमारी से किया था, जो एक छोटे से किंगडम की थी, महाजनपद की नहीं थी। वो जो किंगडम था उसको बोलते थे मद्र। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी खेमा। अब ये 3 विवाह से इनको वो डाउरी, वो पावर, प्रेस्टीज मिला, तो फिर वो कॉन्फिडेंस आया और इन्होंने अंग महाजनपद को जीत लिया, और इस तरह मगध के एक्सपेंशन की शुरुआत हुई। इसी को आगे बढ़ाया इनके बेटे अजात शत्रु ने। अजात शत्रु ने अपने पिता की हत्या करी। अपने पिता की हत्या करने के बाद में खुद रूलर बना। बड़ा ही एम्बिशियस इंसान था ये, और इसने क्या किया था, इसने वृज्जी और काशी ये दोनों महाजनपदों को जीत लिया था। वृज्जी महाजनपद जिसके बारे में हमने बताया कि बहुत ही स्ट्रांग महाजनपद था, लड़ने में बहुत माहिर थे यहाँ के क्षत्रिय, और रिश्ते से इसके मामा पक्ष भी लगते थे। इसका मामा पक्ष भी वृज्जी में था, बट फिर भी एम्बिशन उसको रोकता नहीं है, और एम्बिशन में आके वो हमला करता है। हालांकि उसको भी 16 साल लगे थे, वो वृज्जी को एकदम से नहीं हरा पाया था। अजात शत्रु के पास हाथियों की सेना थी, अजात शत्रु के पास घोड़ों की सेना थी, अजात शत्रु के पास पैदल सेना थी, अजात शत्रु के पास रथ की सेना थी, अजात शत्रु के पास महाशिला कंटक था, अजात शत्रु के पास रथ मुसलक था। और उसके बाद भी वृज्जी ने 16 सालों तक इनसे लड़ाई करी, लेकिन फाइनली धीरे धीरे ग्रेजुअली वृज्जी का फॉल हो गया, और इन्होंने वृज्जी को जीत के ये स्टैब्लिश कर दिया कि अब इनसे ज्यादा पावरफुल मिलिटरीली भारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि वृज्जी मिलिटरीली सबसे स्ट्रांग माना जाता था। और फिर उदयन आते हैं। उदयन के बारे में अगेन उदयन का ये मगध के एक्सपेंशन में तो कोई रूल नहीं है, लेकिन उदयन की एक चीज जो हमको याद रखनी है कि शिफ्टेड द कैपिटल, जो मैंने आपको बताया था, टू पाटलिपुत्र। पहले कैपिटल राजगिरी हुआ करती थी, लेकिन जब मगध बहुत स्ट्रांग बन गया, राजगिरी एक डिफेंसिव शहर था, 3 तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ, और बची हुई एक डायरेक्शन में उन्होंने एक बहुत बड़ी वॉल बना दी थी। तो ये शहर ऐसा बन गया था कि इसमें पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल था किसी इन्वेडिंग आर्मी के लिए। लेकिन अब जब मगध ने सबको हरा दिया आगे बढ़ के, तो उसको किसी के हमले का खतरा नहीं रहा, तो उन्होंने अपनी कैपिटल गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दी, ताकि व्यापार व्यवसाय को काफी फायदा मिले, इजीली व्यापारी वहां पहुंच सके, या यहाँ के व्यापारी कहीं जा सके, क्योंकि राजगिरी डिफेंस तो देता था, लेकिन घने जंगल और पहाड़ होने की वजह से व्यापारियों का एक्सेस कमजोर हो जाता था वहां पे, तो उसको करने के लिए इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। फिर ग्रेजुअली हरियंक डायनेस्टी का एंड हो गया। हरियंक डायनेस्टी के बाद में शिशुनाग डायनेस्टी आती। शिशुनाग नाम का रूलर हरियंक डायनेस्टी के लास्ट रूलर नाग दशक की हत्या कर देता है।
क्योंकि वो कमजोर था, मगध को संभाल नहीं पा रहा था। तो नया रूलर आ जाता है शिशुनाग, और शिशुनाग एक बड़ा एक्सपेंशन करता है। शिशुनाग क्या करता है, ये कॉन्कर करता है। कब कहां तक, मगध से लेकर वेस्ट में ही आगे बढ़ता है और कॉन्कर करते करते अवंती तक पहुंच जाता है, यानी कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश के इलाके तक। तो एक झटके में बहुत बड़ा लीप ये ले लेता है कि अवंती जैसे वेस्टर्न इंडिया के अंदर सिचुएटेड महाजनपद को ये कॉन्कर कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा स्टेप था मगध के एक्सपेंशन में। हालांकि इसका सक्सेसर कालाशोक कोई खास रूलर नहीं था, इनकॉम्पिटेंट था, संभाल नहीं पा रहा था, तो उसकी हत्या करके उसका एक कमांडर महापद्मानंद एक नया रूलर बन जाता है, और ये मगध का बहुत जबरदस्त एक्सपेंशन करता है। कई महाजनपदों को ये डिफीट करता है। कौन कौन से महाजनपदों को डिफीट करता है, एक एक करके अपन लिखते हैं। ये एक एक करके लिखना तो बहुत ज्यादा पड़ जाएगा, क्योंकि सच में बहुत सारे महाजनपदों को इसने कॉन्कर किया था। तो ये मैं यूं लिख देता हूं, कॉन्कर्ड एवरीथिंग एक्सेप्ट गांधार एंड कंबोज। तो मैं उनके नाम नहीं लिख रहा हूं जो जो इसने कॉन्कर किया, बस ये लिख रहा हूं कि गांधार और कंबोज जो बिल्कुल इंडियन सबकॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट में सिचुएटेड महाजनपद थे, इन दोनों को छोड़ दो, बाकी जितने भी महाजनपद बचे हुए थे ये सारे कॉन्कर कर चुका था। और 3 टाइटल्स मिले महापद्मानंद को। वो 3 टाइटल्स कौन कौन से थे? महापद्मानंद के 3 टाइटल्स कौन कौन से थे? पहला, सर्व क्षत्राहंतक। दूसरा, एक राट। और तीसरा, उग्रसेन। सर्व क्षत्राहंतक का मतलब है, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये महापद्मानंद जो था वो क्षत्रिय नहीं था या ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था, पर उसने कई क्षत्रियों को पराजित करके उनके राज्य के ऊपर विजय प्राप्त करी थी, इसीलिए सर्व क्षत्राहंतक का उसको टाइटल दिया गया था। दूसरा टाइटल एक राट, क्योंकि जितना इलाका उसने जीता था उसके ऊपर उसने अकेले रूल किया था, अपने अंडर में किसी राजा को अपॉइंट नहीं किया था। तो जीते हुए इलाके का वो एकमात्र राजा था, इसलिए एक राट। और क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी थी, एक लार्ज आर्मी वो हमेशा अपने साथ में रखता था, जो शॉर्ट नोटिस पे लड़ाई के लिए हमेशा तैयार होती थी, इसलिए उसको उग्रसेन कहा गया था। तो इस तरह से पूरे नॉर्दर्न इंडिया के अंदर मगध सारे किंगडम्स को हरा के एक बड़ा राज्य बनाता है, और इस तरह से मगध का एक्सपेंशन होता है। लेकिन इस दौर में जहां एक तरफ महाजनपदों की आपस की लड़ाई चल रही थी और मगध लगातार तेजी से राइज करता जा रहा था, वहीं उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम के इलाके से हमले भी हो रहे थे। भारत की जमीन फर्टाइल, धन धान्य से भरपूर, हमेशा विदेशी हमलावरों को आकर्षित करती रही है। बाहरी पावर्स की हमेशा कोशिश रही है कि वो भारत के इलाके को जीत के कब्जा कर लें और इसके धन धान्य से लाभान्वित। तो ऐसे ही प्राचीन काल से ही भारत के ऊपर विदेशी हमलों का इतिहास दुर्भाग्य से शुरू हो गया था, और पहली बार रिकॉर्डेड ऑन रिकॉर्ड्स पहली बार भारत के ऊपर फॉरेन इन्वेजन 516 बीसी में हुआ था। और किसने किया था? डरायस द फर्स्ट ने किया था, जिसको ईरान में दारा के नाम से भी जाना जाता है, या दारा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो दारा था, ये जो दारा था जिसको अंग्रेजी में डरायस कहते हैं, ये डरायस पहला इन्वेडर था जिसने भारत के जमीन के ऊपर हमला करके उसको जीतने की कोशिश नहीं, सक्सेसफुली जीत भी लिया था। लेकिन क्या इलाका जीता था इसने? इसने सिर्फ वो इलाका जीता था जो आज के तौर पे पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जिसको आज हम पाकिस्तान कहते हैं। ये वाला इलाका इसने जीत लिया था। 150 साल तक इन ईरानियों के कब्जे में रहा था वो इलाका, और 150 साल बाद वहां की जो लोकल पावर्स थी वो यूनाइट हुई, ईरान की पावर कमजोर हुई और लोकल पावर्स ने यूनाइट होकर ईरानियों को वापस खदेड़ दिया। बट 150 साल तक इन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से को अपने कब्जे में लेके रखा था। दूसरा बड़ा इन्वेजन जो भारत के अंदर होता है वो अलेक्जेंडर का होता है, जिसको भारत में अलक्षेंद्र भी कहा जाता था, या जिसको ईरान में पर्शिया में सिकंदर भी कहा जाता है। भारत में अलक्षेंद्र, ईरान में सिकंदर, और उसके मम्मी पापा ने जो उसका नाम रखा था वो अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर को द ग्रेट भी कहा जाता है। द ग्रेट इसीलिए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा जनरल था, और जितनी भी बड़ी लड़ाइयां उसने लड़ी, सारी बड़ी लड़ाइयां उसने जीती। हमेशा सबसे आगे रह के अपनी लड़ाइयों को लीड करता था, बहुत बहादुर था, कई घाव खाए थे, इसीलिए उसकी मिलिट्री जीनियस की वजह से इतिहासकार उसको ग्रेट कहते हैं। तो ये अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था, ये मैसिडोनिया में पैदा हुआ था, जो आज नॉर्दर्न ग्रीस के इलाके में है। पहले इसने ग्रीस के इलाकों को जीता, वैसे इसके पिताजी खुद राजा थे, किंग फिलिप। तो मैसिडोनिया का इलाका तो उसको विरासत में मिला था, और इसके पिता एक बहुत ही मजबूत आर्मी भी इसको देके गए थे। उस मजबूत आर्मी के दम पे अलेक्जेंडर ने पहले ग्रीस का इलाका जीता, और फिर उसके मन में ये इच्छा हुई। उसके गुरु थे एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को मोटिवेट किया कि अलेक्जेंडर, जिंदगी में जो कुछ भी करो बहुत बड़ा करो। भले तुम पेंटर बनो, लेकिन ऐसे पेंटर बनो कि तुम्हारे जैसे पेंटिंग कोई नहीं बनाता हो। भले तुम मैकेनिक बनो, लेकिन तुम ऐसे मैकेनिक बनो कि तुम्हारे जैसे गाड़ी कोई ठीक नहीं कर सकता हो। और अगर तुम राजा बनना चाहते हो, योद्धा बनना चाहते हो, तो ऐसा योद्धा बनो कि तुम्हारी बराबरी कोई नहीं कर सके। इसीलिए अलेक्जेंडर ने बचपन में अपने मन में ठान ली थी कि वो योद्धा ही बनेगा, और ऐसा योद्धा जिसका मुकाबला पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सके, पूरी दुनिया को वो जीत लेगा। इस ड्रीम के साथ में वो यूनान से यानी कि ग्रीस से निकला और ईरान को जीतता हुआ अफगानिस्तान पहुंचा, और फिर अफगानिस्तान के कबीलों से मुकाबला करते करते फिर वो भारत की तरफ आगे बढ़ता है।
तो भारत में दूसरा बड़ा फॉरेन इन्वेजन जो होता है, जो 326 बीसी में होता है, या कहीं ईयर लिखा हुआ नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 326 बीसी, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट का होता है। हालांकि इसकी आर्मी जब भारत में घुसी थी, तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे इलाके जीत के वो आ रहा था, उसने पूरा ग्रीस जीता हुआ था, उसके बाद उसने ईरान जीता था, उसने इजिप्ट के इलाके जीते थे, उसने आज का अफगानिस्तान जीता था, उसके बाद सेंट्रल एशिया तक के इलाके जीते थे। तो जब वो भारत में आया तो भारत के कई ऐसे वॉरियर्स थे जो ये सोच भी नहीं पा रहे थे कि वो सिकंदर को हरा सकते हैं, वो अलक्षेंद्र को हरा सकते हैं। तो कईयों ने तो सरेंडर कर दिया उसके सामने। लेकिन जब वो झेलम नदी की तरफ आगे बढ़ा, तो वहां पे पुरु नाम के एक राजा थे, जिनको ग्रीक लिटरेचर्स में पोरस कहा गया है। उन्होंने बोला नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा और अपनी धरती किसी विदेशी आक्रमणकारी को ऐसे ही नहीं जीत लेने दूंगा, युद्ध करूंगा उससे। झेलम नदी के किनारे 326 बीसी में सिकंदर और पोरस की सेनाओं के बीच में जम के मुकाबला हुआ, और इस मुकाबले में लगभग पोरस की जीत हो गई थी। बट टेक्निकली इतिहासकार ये मानते हैं कि अलेक्जेंडर ही एंड में जीता, पर पोरस की छोटी सी सेना ने अलेक्जेंडर की बड़ी सेना, जो इतने बड़े बड़े इलाके में अलग अलग तरह के दुश्मनों को और बड़ी बड़ी सेनाओं को हरा के आ रही थी, जो टक्कर दी। तो सिकंदर के सैनिक भी हैरान रह गए। उन्होंने बोला कि 30-40 हजार की एक भारतीय सेना हमको नाको चने चबवा सकती है, तो अगर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे और जब यमुना और गंगा के इलाके में बढ़ेंगे तो वहां हमको मगध की सेना मिलेगी, और मगध की सेना लाखों की तादाद में है। तो 30-40 हजार की तादाद में इन भारतीयों ने हमारा ये हाल किया, तो 3-4 लाख की तादाद वाली भारतीय सेना हमारा कचूमर निकाल के रख देगी। और इसीलिए अलेक्जेंडर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आज भारत में पठानकोट के पास में व्यास नदी, शायद पठानकोट के नॉर्थ में है व्यास नदी, वो आखिरी कैंप लगा था अलेक्जेंडर का आज के एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिया के अंदर, जहां पे उसकी सेना ने बोला कि बस अब बहुत हो गया, हम यहाँ तक आ गए, इससे आगे नहीं जाएंगे। अलेक्जेंडर अपनी सेना को मना नहीं पाया, और विश्व विजय का उसका सपना भारत में आके चकनाचूर हो गया, और वहीं से उसको वापस लौटना पड़ा। वो वापस गया, लेकिन कभी भी अपने घर नहीं पहुंच पाया। आज इराक का जो बगदाद है, उसको किसी जमाने में बेबीलोनिया कहा जाता था। उसी बेबीलोनिया में वो बहुत बीमार पड़ गया, शायद उसको किसी ने जहर दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब होती गई और वहीं पे उसकी डेथ हो गई थी। जिसके बाद उसका पूरा बनाया हुआ साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया था। लेकिन भारत पे हमला करने वाला दूसरा बड़ा हमलावर प्राचीन भारत में ये अलेक्जेंडर द ग्रेट ही था। अब इन हमलों का भारत के ऊपर क्या असर हुआ? तो कुछ असर तो देखो होता ही है हमलों का, लेकिन वो असर कई स्पीयर्स में हमको दिखाई देता है। जैसे अगर हम पर्शियन इन्वेजन की बात करें, तो पर्शियन इन्वेजन का क्या असर मानते हैं इतिहासकार? सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ खरोष्टी स्क्रिप्ट। देखिए, हम जो लिखते थे, भारत में जो स्क्रिप्ट लिखी जाती थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी, जो कि लेफ्ट से शुरू होती है, राइट पे खत्म होती है, जैसे हमारी देवनागरी है। लेकिन खरोष्टी स्क्रिप्ट ऐसी स्क्रिप्ट होती थी जो राइट से शुरू होती थी और लेफ्ट की तरफ जाके खत्म होती थी। ये अलग तरह की स्क्रिप्ट थी, जो ईरान ने जिस इलाके में 150 साल तक रूल किया, वहां पे उसको पॉपुलर कर दिया। अब किस इलाके में रूल किया था? जो आज के पाकिस्तान वाले इलाके हैं, वहां पे रूल किया था, तो वहां पे उन्होंने इस स्क्रिप्ट को पॉपुलर कर दिया। तो भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में खरोष्टी स्क्रिप्ट ज्यादा पॉपुलर हुई। दूसरा, व्यापार बढ़ा पर्शिया के साथ में। जब पर्शियन रूलर्स ने युद्ध कर लिया, जीत लिया इस इलाके को, तो भारत के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को ईरान जाकर बेचना शुरू किया। तो ईरान और भारत के व्यापारियों का आपस में कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हो गया, और ये ट्रेड हमेशा चलता रहा। और कुछ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर में भी देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये जो एक बेल शेप का आपको अशोक के ये जो नेशनल एम्बलम है, इस नेशनल एम्बलम के अंदर ये जो बेल शेप का आर्किटेक्चर आपको दिखाई दिया है, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये ईरान के आर्किटेक्चर में इस बेल शेप के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स बनते थे, तो शायद वहां से इसकी प्रेरणा ली गई है। बट वो क्या है, शायद कुछ लोग मानते हैं। उसी तरह से ग्रीक इन्वेजन का भी भारत के ऊपर बहुत सारा प्रभाव हुआ। पहला, इंडियन डिजायर टू पॉलिटिकली यूनिफाई नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया विद द रेस्ट, क्योंकि भारत के आने वाले समय के जो राजा और योद्धा थे, उनको इस बात का ये समझ में आया कि भाई उत्तर पश्चिम के इलाके से हमको बहुत खतरा है। भले वो इलाका इतना फर्टाइल नहीं है, लेकिन उस इलाके का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। इसीलिए आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने उस इलाके को जीत के अपने साम्राज्य का हिस्सा बनाया। तो यूनानियों के हमले ने भारत के योद्धाओं को जगाया कि भैया इस इलाके के ऊपर भी ध्यान दो, इसको भी जीतो, क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज भी वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले जो इलाके हैं, हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है, हमको उनको अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ किंगडम्स इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया मेकिंग इट इजी फॉर मौर्यंस टू एक्सपैंड अप टू नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि अलेक्जेंडर ने वहां के स्थापित राज्यों को अच्छे से हराया था, जिसकी वजह से वो राज्य कमजोर पड़ गए थे और चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आसान रहा उस इलाके को जीतना। तीसरा, ग्रीक्स के साथ में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स आए थे जो बहुत एक्यूरेट और बहुत डेट्स वगैरह और फैक्ट वगैरह लिखने के लिए बहुत जाने जाते थे। तो उन्होंने उस समय जब अलेक्जेंडर ने भारत में हमला किया, तो अपने रिकॉर्ड में बहुत सारी तारीखें लिखी, बहुत सारी जगहों के नाम लिखे, राजाओं के नाम लिखे, जिससे हमारे इतिहासकारों को उस समय की डेट्स, घटनाओं के बारे में काफी जानकारी मिलती है। एस्टैब्लिश डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन इंडियंस एंड ग्रीक्स इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज करते थे, लेकिन डायरेक्टली नहीं करते थे। पहले ईरान के लोग उस प्रोडक्ट्स को खरीद के आते थे और फिर ग्रीक्स को बेचते थे। लेकिन अलेक्जेंडर जब आया भारत में, तो उसको पता चला कि भारत से मेडिटेरेनियन तक डायरेक्ट एक सी रूट डेवलप हो सकता है, और वही उसने किया। तो फिर ग्रीक्स और इंडियंस के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बन गए और डायरेक्ट व्यापार भी शुरू हुआ। और फिर एक आखिरी इंपैक्ट है गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जिसके बारे में हम आने वाले टाइम पे रीड करेंगे, जब पोस्ट मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे, कि ग्रीक्स ने कुछ आर्किटेक्चरल फीचर्स भी भारत के अंदर इंट्रोड्यूस किए थे। जहां तक अलेक्जेंडर के कैंपेन की हम बात करते हैं, तो अलेक्जेंडर के कैंपेन में एक चीज मैं चाहता हूं कि आप याद रख लीजिए।
वो चीज ये याद रख लीजिए कि अलेक्जेंडर जिन जिन नदियों के आसपास से गुजरा था उन सभी नदियों को ग्रीक स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से कोई नाम दिया था, और कई बार एग्जाम्स में वो ग्रीक नाम पूछ लिए जाते हैं। तो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदियां थी और किन किन नदियों के आसपास से अलेक्जेंडर ने कैंपिंग की थी और गुजरा था। सिंधु, जिसको ग्रीक्स ने क्या कहा था, ये अपन लिख दिया इंडियन नेम्स, और ये लिख दिया मैंने ग्रीक नेम्स। सिंधु को इन्होंने नाम दिया इंडस, इसी के आधार पे देश को इंडिया नाम दिया गया था। राइट, तो ये इंडिया नाम एक्चुअली कहां से आया, अंग्रेजों ने नहीं दिया इंडिया नाम। इंडिया नाम एक्चुअली ग्रीक्स का दिया हुआ नाम है, क्योंकि वो सिंधु को इंडस बोलते थे और इसके आसपास रहने वाले लोगों को इंडियंस बोलते थे। दूसरी नदी चिनाब, चिनाब को एक्किसेनीज कहते थे। इंडियंस चिनाब को क्या कहते थे, संस्कृत में असिकनी, उसी को थोड़ा बिगाड़ के इन्होंने एक्किसेनीज कर दिया। झेलम, झेलम नदी को ग्रीक्स ने नाम दिया हाइडस्पिस। रावी नदी, रावी नदी को भारतीय पुरुषणी कहते थे, ग्रीक्स ने उसको नाम दिया हाइड्रियोटिस। क्या नाम दिया, हाइड्रियोटिस। सतलुज नदी, जिसको भारत के लोग सुपुत्री बोलते थे, उसको ग्रीक्स ने नाम दिया ज़ैरेड्रोस। और ब्यास नदी, जिसके ऊपर आखिरी कैंप लगा था अलेक्जेंडर का, उसको ग्रीक्स ने नाम दिया हिप्पैसिस। तो ये सारे नाम एक बार याद कर लेना, हो सकता है कि पूछ लिए जाए, पहले भी पूछे गए हैं। और इसी के साथ में इस लेक्चर की समाप्ति होती है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।